गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी लेक्चर 4 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारे आज की क्लास में बातचीत होने वाली है लेक्चर 4 की। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 क्या है, कैसे है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। जैसा कि अगर हम पिछली क्लास के बारे में बात करें बेटा, तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जैसे क्या क्या डिस्कस किया था, अगर हम आपको समझाएं तो सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का था, सेकंड था व्हाट इज साइंस। सेकंड वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस केमिस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया मास एंड वेट का पूरा कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि पिछली 3 क्लासेज हो चुकी हैं, फोर्थ लेक्चर अपडेट होने वाला है जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। वैसे तो अगर हमने कहा कि मैटर को अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो उसको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, तो हम कहते हैं साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर। पार्टिकल्स की साइज क्या है, इसके आधार पर मैटर को क्या किया गया, कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब जो साइज के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया, जरा उसमें समझना कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कौन कौन सी स्टेट्स बनी, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो मेनली अगर हम बात करते हैं मैटर की तो 3 स्टेट होती हैं, वो क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की 3 स्टेट है। लेकिन बेटा इसके अलावा भी प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट को भी हम मैटर के स्टेट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। चाहे स्टेट्स ऑफ मैटर कहिए या फेज ऑफ मैटर, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात हमारी सॉलिड होती है। सेकंड टॉपिक हम जो इसमें पढ़ते हैं वो है हमारा लिक्विड, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, और जो थर्ड पार्ट है वो है गैस। यानी कि अगर हम मेन स्टेट्स की बात करते हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होती है। यानी कि हमें मेनली जो डिस्कशन करना होता है वो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इस पर करना होता है। तो हम कहते हैं कि मैटर की ये 3 स्टेट होती हैं, जहां पर फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये क्या है, कहा गया इसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको प्यार से लोग क्या कहते हैं, बीईसी भी कहते हैं। और लास्ट में हम पढ़ते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, थर्ड के बाद सिक्स के स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट। यानी कि हमने एक प्लाज्मा स्टेट की बात की, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और लास्ट में हमने डिस्कस किया फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में। तो टोटल हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर में दिख रहा है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये 6 स्टेट बताई गई। अब हम सबसे पहली बातचीत करेंगे बेटा, जो पहली स्टेट हमें बताई गई सॉलिड के बारे में। अब समझिए सॉलिड के रिस्पेक्ट में जब बातचीत की जाती है तो सॉलिड के बारे में हमने बहुत समय पहले से ही, यानी बचपन से हम कुछ चीजें पढ़ते आ रहे हैं। जब सॉलिड आता था तो ऐसे डिब्बा बनाते थे और इस डिब्बा में कुछ इस प्रकार से हम पार्टिकल बना देते थे। लेकिन मतलब अफसोस की बात यह है कि कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते ये पार्टिकल, ये एटम्स जो बनाए गए हैं ये ऐसे क्यों हैं, ये इतने क्लोज क्यों हैं। हम केवल ये पढ़ते हैं कि सॉलिड का मतलब क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें पार्टिकल्स या एटम्स बहुत पास पास पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। सॉलिड को डिफाइन करते समय हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं सॉलिड मतलब हमें फील आता है, सॉलिड का नाम सुनते ही हमें लगता है कि जो कठोर होगा, जो रिजिड होगा, जो कंप्रेस नहीं होगा वो सॉलिड कहलाएगा। कहें हाँ यार बात तो सही है, लेकिन वो कठोर क्यों है, वो रिजिड क्यों है, वो कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में जहन में हमारे ख्याल नहीं आता है। अब सवाल ये है कि हमें तो ये भी जानना है ना कि अगर हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सॉलिड, यानी एटम्स प्रेजेंट इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। अगर हम कहते हैं कि किसी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एकदम पास पास है, एक दूसरे से बहुत क्लोज है, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हुआ क्यों, पार्टिकल्स के अंदर इतनी क्लोजनेस है क्यों, इस तरह के तमाम सवाल हमारे जहन में आते हैं। उस समय हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्या ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो उसी को समझाने के लिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हम कहते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात किए तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इतनी क्लोजनेस क्यों है। जरा एक बात समझिएगा, अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम को कुछ इस तरह से हम पहले बनाते थे, ऐसे, है ना।
हम कहते थे कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाकी सेल होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट पाई जाती है जिसे हम सेल कहते हैं, और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने ये कहा कि अगर इसके चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस हमेशा एक एटम का दूसरे एटम को रिपेल करता है ड्यू टू सेम चार्ज। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है ड्यू टू सेम चार्ज। लेकिन हम उसी जगह ये भी कहते हैं कि इसका न्यूक्लियस इसको चाहता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको चाहता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज में आते हैं तो वहां दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं। एक क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक रिपल्सिव होता है। तो यहां से एक नया एटम जनरेट होता है। ये किसके बीच में है, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ये फोर्स है तो हम ये कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये होता है बेटा कि इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के पाया जाने वाला फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा गया। अगर हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी का ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके का होता है, एक अट्रैक्टिव होता है, एक रिपल्सिव होता है। देखो ना यहां पर दो तरह की बात हुई ना, एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। रिपल्सन इसलिए हुआ ड्यू टू सेम चार्ज, अट्रैक्शन इसलिए हुआ ड्यू टू अपोजिट चार्ज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। यही तो बात बताया। इसका मतलब हम कुल मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक टर्म की बात की गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यानी कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरे रिस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो। यानी कि सॉलिड के अंदर अगर हमने बात किया स्पेस का क्या चक्कर है तो हम कहते हैं स्पेस क्या होगा बेटा, बहुत कम पाया जाता है। तीसरे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट में नहीं होते, उनके अंदर मोशन नहीं होता, उनकी इनिशियल फाइनल पोजीशन वेरी नहीं करती, उसमें चेंजेस नहीं होते। कहे होता क्या है, कहे सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पॉइंट पर, उनके अंदर क्या पाया जाता है, वाइब्रेशन होता है। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है, दे वाइब्रेट always on increasing temperature, vibration increases, after some time it changes its initial and final position, that's why they form liquid phase। हाँ बात तो सर सही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि आखिर सॉलिड का पार्टिकल केवल वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पर, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। कहे हाँ सर बात तो ठीक है। कहे चौथी बात देखो, हम कहते हैं इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर हम फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो हम ये पढ़ते हैं कि डेंसिटी इज वेरी हाई। यानी कि इस केस में ये बात आई कि इसके अंदर जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो क्लोजर होते हैं, डेंस होते हैं, घने होते हैं, बहुत पास पास पाए जाते हैं। डेंस मतलब हिंदी में समझना तो घना। हम एक कहावत भी सुनाया करते थे, आप पढ़ते थे कहानियों में कि एक घना जंगल था उसमें एक शेर रहता था। बेटा जंगल घना कब होगा, डेंस फॉरेस्ट की बातचीत की जाती है ना, जब एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पेड़ पौधा ज्यादा हो जाए। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पेड़ पौधा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जंगल घना हो जाएगा ना। इसका मतलब वो जंगल जो बना वो पहले घना थोड़ा ना था, वो तो बाद में घना हुआ ना, जब नंबर ऑफ पेड़ पौधे उसी वॉल्यूम में ज्यादा उग गए तो उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। यानी कि हम ये कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है उसको हम डिफाइन करने की बात करें तो हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी कि किसी केस में मास कितना है, किसी केस में वॉल्यूम कितना है, इसी के बेसिस पर हम डेंसिटी को डिफाइन कर पाते हैं। यानी कि हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी किसी फेज के अंतर्गत मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, इसके बेसिस पर हम डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यहां से हमने ये देखा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। हम कुल मिलाकर ये समझ रहे थे कि डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड में ज्यादा होती है। अगर यहां से डिफाइन करें बेटा तो एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी पार्टिकल्स क्लोजर विथ ईच अदर, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं वो डेंसर है, यानी डेंसिटी उसकी ज्यादा है। फोर्थ के बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं तो इसके अंदर एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें बेटा तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। यानी कि सॉलिड जो होता है वो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि सॉलिड को हम कंप्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। कंप्रेस किसे करेंगे, जिसमें स्पेस होगा, है ना। स्पेस अगर सॉलिड के अंदर क्या है, क्या बहुत कम है, तो स्पेस ना होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर नेग्लिजिबल है। इसके पीछे क्या रीजन है, यही रीजन है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस नहीं होता, और स्पेस अगर होगा तभी हम उसे कंप्रेस कर पाएंगे। बिना स्पेस के हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि हम अगर समझाएं आपको कि कोई चीज कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस होगा तभी हम कंप्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन बच्चे के जहन में सवाल आया कि सर फोम भी तो सॉलिड है, सोफा भी तो सॉलिड है, लेकिन ये तो कंप्रेस होता है, सर क्या रीजन है। आपने ये भी पढ़ा कि अगर हम फोम, सोफा आदि की बात करते हैं, गद्दा, ये सब जो चीजें हैं ये भी तो सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको तो हम कंप्रेस कर लेते हैं। बेटा जब किसी फोम से बनी हुई कुर्सी पर आप बैठते हो तो धीरे धीरे उसमें एयर क्या होती, बाहर निकलती है। जब उस पर बैठते हो, जब उस पर एयर बैठते हो आप, एयर बाहर निकलती है, तो आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उसी हिसाब से वो दबता है। किसी बच्चे को बैठाओगे तो वो थोड़ी सी एयर बाहर निकलेगी, किसी मोटे आदमी को, बड़े आदमी को बैठाओगे तो थोड़ी और एयर बाहर निकलेगी। अब हाथी बैठा दोगे सदा के लिए एयर बाहर निकल जाएगी, यही तो पढ़ते हैं ना। फिर जो एयर बाहर निकल गई, अगर वो फिर क्या होता है, जैसे ही हम उठते हैं तो हमारी कुर्सी में लगा हुआ फोम भी धीरे धीरे हमारे साथ साथ उठने लगता है। क्यों, क्योंकि जो एयर बाहर गई है वो एयर क्या करती है, वो फिर से प्रेशर अप्लाई करती है, और जब एयर प्रेशर अप्लाई करती है तो जो पोर्स दबे थे वो पोर्स के बीच में क्या होता है, स्पेस बढ़ना शुरू होता है, वो गैस उसमें क्या होती है, फिल होना शुरू करती है। फिर से देखो सोफा उसी कंडीशन में आ जाता है। तो एयर सैक्स पाए जाते हैं, यानी एयर गैपिंग होती है उसमें, जिसकी वजह से उसमें एयर फिल होती है, और उसके बाद हम जब प्रेशर लगाते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है। लेकिन यही है कि एक निश्चित टाइम तक ही प्रेशर लगाया जा सकता है। एक समय के बाद देखो तो गद्दे पर आप लेटते हो तो गद्दे में बीच में गड्ढा बन जाता है। कहें सर ये क्या हुआ, कहें वो सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होने का मतलब कहें गद्दा दब गया, कुर्सियां दब गई, पुरान हो गई, ज्ञान की बात बताते हैं। वहां यह कहना चाहिए कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, या हमने एक्सेस अमाउंट में उस पर वेट रख दिया, यानी कि फोर्स लगाया, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूजन हो गया, यानी सॉलिड के साथ डिफ्यूज हो गया है। इसलिए वह एयर पास कराने पर भी उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये पूरा चक्कर है उसका, आपको ये समझना होगा। ये किसकी बात हो गई, इसकी, कि अगर आप कहते हो कि ये कंप्रेस होता है या नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। अब हम इसके बाद बेटा, ये तो रही जितनी बात अभी तक हुई वो सॉलिड की हुई। सॉलिड में हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, स्पेस इज वेरी लो, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी हाई, और लास्ट में कंप्रेसिबिलिटी इसमें नेग्लिजिबल है। ये फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके आगे और चलेंगे तो हम अगली बात क्या करेंगे, सेकंड टॉपिक पर हम डिस्कस आपसे करेंगे, वो क्या कि लिक्विड क्या होता है। अगर हम लिक्विड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बचपन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ के आए, लेकिन अब हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। लिक्विड में हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स की क्लोजनेस थोड़ा कम हो जाती है, यानी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। तो जरा सॉलिड से इसको कंपेयर करके अगर हम इसकी सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आईएमएफ केवल नहीं लिखना है, क्योंकि आईएमएफ लिखने का मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और बेटा आईएमएफ की मीनिंग ये भी तो हो सकती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती है। इसलिए केवल आईएमएफ नहीं लिखेंगे, हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो ज्यादा है या कम है, हम कहते हैं इज लेस देन या मोर देन,
इज लेस देन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड में फोर्स होता है उससे कम फोर्स क्या होता है, लिक्विड में पाया जाता है। अगर सॉलिड के रिस्पेक्ट में फोर्स कम हुआ तभी तो पार्टिकल्स दूर हुए, वरना पार्टिकल्स पास पास ना रहते। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, यानी जो आईएमएफ होता है वो सॉलिड से कम होता है। दूसरी बात सुनना, हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, इसमें हम पढ़ते हैं इज मोर देन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस क्या होता है, लिक्विड में पाया जाता है। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तभी तो ये फ्लूइड कहलाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स की, वह सॉलिड से ज्यादा है। यानी जो भी पार्टिकल्स दिए गए उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, यानी कि इनके अंदर मूवमेंट होता है, क्योंकि स्पेस जहां पर होगा बेटा मूवमेंट वहां पर होगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो मूवमेंट होगा क्या, नहीं। आप देखिए संगम में भीड़ जब जुट जाती है, खूब ढेर सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो क्या वहां स्पेस रहता है क्या, नहीं। मूवमेंट होता है क्या, नहीं। जब स्पेस बढ़ता है तो मूवमेंट होता है क्या, हाँ। यानी कि स्पेस के बढ़ने पर मूवमेंट के बढ़ने की बातचीत हो रही है। जब जगह ही नहीं होगी तो अगला आदमी नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे बढ़ पाएंगे, ये कहानी है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, यानी कि जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। यानी कि ओवरऑल हमने ये समझा कि अगर हम लिक्विड की डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। चौथे के बाद पांचवें पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। देखिए बेटा कंप्रेसिबिलिटी, एक्चुअली अगर हम इसकी बात करें तो हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर पाते। लिक्विड तो खुद अपने फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम इसमें भी कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। कुछ लोगों का मानना यह होता है कि हल्का फुल्का कंप्रेस कर सकते हैं, वो गैस की वजह से ऐसा होता है, यानी जो उसमें गैस की फीलिंग होती है उसकी वजह से हम ऐसा मान लेते हैं या हमें ऐसा लगने लगता है, लेकिन लिक्विड में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बताई जाती। हमने ये कहा कि ये तो हो गई लिक्विड की कहानी। अभी हमने सॉलिड के बारे में पूरी बात बता दी, अब लिक्विड के बारे में भी आपको बता दी। थर्ड पॉइंट इसमें आता है बच्चे गैस, यानी कि अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस की क्या कहानी है। तो गैस की कहानी में सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें तो पार्टिकल्स और दूर दूर हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पार्टिकल ऐसे दिए गए, हम ये कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो या तो ज्यादा हो गया तो कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, यानी कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का जिक्र करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई, यानी कि जो पार्टिकल्स है उनके अंदर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाई, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यानी जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अगली बात की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, इसमें डेंसिटी इज लो, यानी अगर हम डेंसिटी के फैक्टर का जिक्र करें तो डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी इज लो। और लास्ट स्टेप में अगर हम पहुंचते हैं तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का। अगर हम आपको समझाएं कि कंप्रेसिबिलिटी का क्या केस है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, ठीक है। यानी कि क्या हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस के अंदर हम कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर को जब जब पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी गैसेज होती हैं इनके अंदर कंप्रेस होने की क्षमता होती है, यानी कि हम अगर इस पर फोर्स अप्लाई करें तो हम फोर्स अप्लाई करके आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि गैसेज के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर बहुत हाई होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर, यानी कि गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस उसी को करेंगे जिसके अंदर स्पेस होगा। अगर किसी ने ये पूछ लिया किसी दिन कि गैसेज आर कंप्रेसिबल और नॉट, यानी ध्यान से सुन, अगर किसी ने आपसे कहा कि क्या किसी गैस को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। गैस को कंप्रेस क्यों और कैसे किया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि गैस को कंप्रेस हम प्रेशर दे करके करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग द प्रेशर आर द टू नेसेसरी कंडीशन टू कंप्रेस एनी गैसियस
मटेरियल, यानी कि किसी गैसियस सब्सटेंस को अगर हमें कंप्रेस करना है तो हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, वह गैस कंप्रेस हो जाएगी, पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ेगी, पार्टिकल पास पास आएंगे और कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर हो जाएगा। और क्यों ऐसा होता है, गैस को हम कंप्रेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसमें स्पेस होता है। स्पेस जिसके अंदर होगा उसी को कंप्रेस किया जा सकता है, अगर स्पेस नहीं है तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम कभी भी भोजन करके उठे तो हमारी मम्मी क्या करती हैं, हमारी मम्मी ये चेक करती हैं, पेट ऐसे दबा करके चेक कर लेती हैं कि खाना खाए सही से या नहीं खाए। ये माँ की ममता होती है। अगर मम्मी ने कहा कि खाना खाए कि नहीं खाए, अगर पेट दबा तो मम्मी समझ जाती हैं कि इसका मतलब खाना सही से बच्चा नहीं खाया। क्यों? क्योंकि स्पेस है तभी तो कंप्रेस हो रहा है। अगर स्पेस ना होता तो कंप्रेस होता क्या? नहीं ना। स्पेस होने की वजह से ये कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो देखो मम्मी गैस की कहानी को कैसे अरेंज करके चीजों को समझाती है। कहती हैं जब पेट को दबाया, पेट अगर दब पाया तो इसका मतलब खाना बच्चे ने नहीं खाया। यही तो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर गैस ने आपको बताया। इस प्रकार से हमने गैस की कंप्रेसिबिलिटी को आपको समझाया। तो चलिए इसके आगे बातचीत करते हैं। गैस की कहानी हो गई। अब हमारे पास फोर्थ टॉपिक इसमें जो आएगा वो आएगा बेटा प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? यानी कि ये प्लाज्मा जो तीन तो मेन स्टेट थी, ये तीनों स्टेट का जिक्र हम कर चुके हैं, और तीसरे के बाद जो चौथी स्टेट इसमें बनती है वो चौथी स्टेट हमारी प्लाज्मा कहलाती है। इसमें बहुत ज्यादा हमें डिस्कशन नहीं करना है, हम काम की बात करेंगे। हम देखिए क्या पढ़ते हैं। प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में हम अगर जिक्र करें तो हम कहते हैं एट हाई टेम्परेचर व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ऐसी सिचुएशन में कोई एटम होगा तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वह कैटायन बनाता है और साथ में उसका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कहते हैं कि एट हाई टेम्परेचर व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और उस बढ़ाने के दौरान अगर आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही मीडियम में प्रेजेंट हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यानी कि ओवरऑल हम समझाएं तो हम ये पढ़ते हैं व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम, व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। यानी कि प्लाज्मा स्टेट को अगर हम समझाएं तो कैसे समझाते हैं कि अगर जैसे ये सोडियम है, सोडियम को हीट किया तो ये Na+ बन गया, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अगर एक ही मीडियम में पूरा रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसी को हम प्लाज्मा स्टेट का नाम देते हैं। यानी कि ओवरऑल हमने ये कहा व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम देन द स्टेट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। इट इज प्रेजेंट इन स्टार, सन एटसेट्रा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें तो सूर्य में, तारों में, सितारों में प्लाज्मा पाई जाती है हजारों में। तो सन, स्टार, इन सभी में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट का जिक्र किया जाता है। प्लाज्मा के बाद बेटा जो फिफ्थ है उसके बारे में सुनना। फिफ्थ क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का जिक्र करें तो पहले नंबर पे हो सत्येंद्रनाथ बोस, और बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। अब जरा इसको समझने का प्रयास करना। क्या बताया गया था इसमें? यह बताया गया था कि जैसे कोई भी आपको गैसियस सिस्टम दे दिया जाए, यानी कि 1 मोल गैस अगर आपको दे दी जाए, उस 1 मोल गैस को एक लार्ज वॉल्यूम में अगर आप एक्सपेंड करते हो, 1 मोल गैस को अगर आप लार्ज वॉल्यूम में एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करने के बाद आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, और अगर वो धीरे धीरे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, उसके बाद जो फेज बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, जब हम 1 मोल, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, 1 मोल गैस को जब हम एक लार्ज वॉल्यूम में एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने के बाद धीरे धीरे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो फेज बनती है वो प्लाज्मा, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। और ये जो दिया गया इट इज पोटेशियम 40 इसका एग्जाम्पल बताया जाता है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, जितना मैं बता रहा हूं उतने में आपकी गाड़ी जोरदार चलेगी। इट इज करेक्टेड फॉर्म ऑफ बीईसी, यानी कि जो फर्मियोनिक कंडेंसेट है इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का करेक्टेड फॉर्म बताया जाता है बीईसी। तो ये 3 ये तो पार्ट हो गए, इसकी कहानी होगी।
अब हमें इससे थोड़ा सा और आगे चलना है, तो अगली बात में हम क्या डिस्कस करेंगे जरा गौर करिएगा। अगले कॉन्सेप्ट में हमें यह बात करनी है कि जैसे हम कह सकते हैं कि अगला पार्ट इसमें जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी हमने पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं बेटा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा फास्ट किया हूं गति, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा फास्ट नहीं करेंगे तो फिर फील नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट है पढ़ाना। तो आप ध्यान रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से लिखते हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से लिखते हैं बेटा, और जो करेक्ट ऑर्डर होता है उसमें चाहे आप इंक्रीजिंग लिखिए चाहे आप डिक्रीजिंग लिखिए। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो करेक्ट ऑर्डर में चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से कोई भी ऑर्डर लिखिए वो करेक्ट ऑर्डर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अब जरा समझना इस बात को था कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लें, सपोज करिए पहला क्वेश्चन हम आपसे कहें कि बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगा। यानी आपने अभी सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा दिखानी है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? तो हम कहते हैं सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है, और सबसे ज्यादा क्या होती है? सॉलिड की होती है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड ये सब स्मॉल लेटर में यूज करने, इसका ध्यान रखना है। अगर हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, फिर सॉलिड की। किसी ने कहा कि तीसरे सवाल में सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी ने पूछ लिया कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताइए ना क्या होती है। तो हम कहते हैं कि सबसे कम कंप्रेस कौन होता है? कहें सॉलिड, उससे ज्यादा लिक्विड, उससे ज्यादा गैस, यानी सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? गैस की। इवन कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिल जाएगा तो आप वहां पर घबराना नहीं, ठीक है? ये ऐसे फिर ऐसे, और ये लिक्विड और ये गैस, ठीक है? या लिखा गया कि सॉलिड अप्रोक्सीमेटली लिक्विड के बराबर होता है और गैस सबसे ज्यादा होती है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। और इसके डी पार्ट में अगर हम बात करें, हम आपसे कह लें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईएमएफ, यानी आईएमएफ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? कहें सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। किसी ने यह कहा कि अगर हम पांचवें पार्ट में बात करें, किसी ने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईएमएस, यानी कि आईएमएस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो आपको सबसे ज्यादा आईएमएस यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा स्पेस गैस में है, फिर लिक्विड में, फिर बेटा सॉलिड में। तो इस तरह से आप ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। यानी किसी भी केस में अगर आपसे कोई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इस तरह से करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन के साथ हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, यानी कि इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वह है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जरा इस पर बात करिएगा। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन अगला टॉपिक है। पहला देखिए, अगर हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस के साथ ये रिलेशन है, आप जरा हमें समझाइएगा, बताइएगा क्या ये सही है? रिलेशन का मतलब आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई एक कॉन्सेप्ट लेना है। हम कहते हैं अगर जिसमें फोर्स ज्यादा होता है उसमें स्पेस कम होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें चीज को, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा है। तो सॉलिड के अंदर स्पेस क्या होता है? कम होता है। यानी कि सॉलिड में आईएमएफ ज्यादा है तो आईएमएस क्या है? कम है। इसका मतलब ए वाला पार्ट हमारा ऐसे बनेगा। हम कहते हैं बी में एक एग्जाम्पल हमने दूसरा ले लिया, हम कहते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वह डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहें सर समझ में नहीं आया? देखो बेटा, हमने कहा जिसका फोर्स ज्यादा है, जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसे सोचोगे तो आंसर मिलेगा। हम कहते हैं जिसका फोर्स ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है।
यानी जिसमें फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होगी तो पार्टिकल पास पास होंगे, पार्टिकल पास पास होंगे तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम ये कहते हैं कि अगर किसी का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। यानी कि स्पेस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सी के बाद डी वाले पार्ट में अगर हम पढ़ते हैं, हमने कहा किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कहें हाँ सर ये तो बात सही आ रही है, यानी कि किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डी के बाद ई नंबर पे आइए। अगर हमने कहा कि अगर किसी का स्पेस ज्यादा है तो उसके अंदर हम कहेंगे कि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। जरा समझिएगा क्या ये बात सही है? अगर स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगी। अगर स्पेस ज्यादा है, पेट में कुछ नहीं है तो पेट दबेगा कि नहीं दबेगा, दबेगा ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी अगर स्पेस पेट में है, पेट खाली है तो पेट दबाओगे तो पेट दबेगा, दबेगा तो इसका मतलब कंप्रेस हुआ, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंप्रेसिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो बातचीत चल रही थी हमारी, ये थी किसके बारे में, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अभी आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करेंगे। अब ध्यान से समझना यह है कि अभी तक जो हमने इसमें आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, उस पर ही फोकस करते हैं। यानी कि अभी तक आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जरा सुनिएगा। आज की क्लास में इतनी देर में जो बातचीत हमारी हो रही थी वो बातचीत सिर्फ इतनी सी हुई कि मैटर के अंदर हमने पहले लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन, सेकंड में पढ़ा मैटर, थर्ड में पढ़ा मास वेट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया। फिर हमने आज के इस फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के इस फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट का डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ हमने इतना सब डिस्कस करने के साथ साथ आपको यह भी बताया कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर लिए। अब हमें जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है वह फेज ट्रांसफॉर्मेशन पर बातचीत करनी है, ठीक है। छोटी क्लास होगी, वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट की क्लास बनेगी जिसमें हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बोर्ड पर कुछ बातें आपके लिए लिखी गई हैं, आप जरा इसको समझ लीजिए। क्या लिखा है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है बेटा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यानी कि यहां जिंदगी लोग काट रहे हैं। तो क्या लिखा अगली बात, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। यानी काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मन लगा करके, तभी ये मिसाल बनेगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।